नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र के नांदेड़ से। नांदेड़ में जहां पर लगातार एक के बाद एक अस्पताल में मौत हुई थी, वहां अब हाईकोर्ट ने दखल दिया है और ये एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट्स का, एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है कि अब हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और एक इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है हाई कोर्ट ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। नांदेड़ मामले पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई शुरू होगी। सुनील, और ये एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर है, लगातार आप तमाम लोग इसके ऊपर रिपोर्ट करते रहे। यहां पर बहुत ही कम समय में जो एक के बाद एक मौतें हुई थी, इसे गंभीरता से लिया हाई कोर्ट ने। देखिए, जो नांदेड़ अस्पताल में जिस तरह से पहले दिन 24 घंटे में 25 और फिर उसके बाद जिस तरह से मौतें हुई और मामला उभर कर सामने आया, उसमें जो बड़ा खुलासा हुआ मीडिया रिपोर्ट के जरिए भी, विपक्ष के जरिए भी, नेताओं के जरिए भी, कि दवाएं जो है दवाओं की कमतरता थी और अस्पताल में स्टाफ भी बहुत कम है। 550 के करीब जो क्षमता है और उसके ज़्यादा मतलब 1000 के करीब जो मरीज होते हैं, जो तर्क दिया गया था, और खास करके दवाओं की कमी जो उभर कर सामने आई। इस बात की जानकारी जब कोर्ट के निर्देश में आई तो चीफ जस्टिस जो हैं खुद उन्होंने एक तरह से कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और देवेंद्र उपाध्याय हैं और उन्होंने आज इस पर कल जो है कि अर्जेंट सुनवाई रखी है और जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ को कहा है कि राज्य सरकार को की भूमिका आकर यहाँ पर स्पष्ट करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैन पावर की कमी की वजह से या फिर दवाओं की कमी से अगर ये मौतें हो रही हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक तरह से सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दी है कि इंसानों की मतलब मरीजों को बचाने के लिए अस्पतालों के प्रशासन में इस तरह की कहीं कोताही अगर बरती जा रही है, मैन पावर और दवाई की कमी नजर आ रही है, तो वो फिर कुछ कड़ा कल आदेश भी सुना सकते हैं, यानी कि कड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। फिलहाल अब कल इस पर अर्जेंट सुनवाई रखी गई है और एडवोकेट जनरल राज्य सरकार की तरफ से अपनी स्थिति रखेंगे। उसके बाद फिर इस पर बहस होगी और क्या रुख अपनाती है कल हाईकोर्ट। बिल्कुल सुनील, लेकिन इस मामले की गंभीरता को एक बार और दोहराना चाहेंगे तो ये बता दें अपने दर्शकों को कि किस तरह से 31 लोगों की मौत हुई थी 48 घंटों में और इसमें नवजात थे बहुत, और इस अस्पताल में किस चीज की ज्यादा कमी पाई गई थी। जो तस्वीरें आप लोगों ने भेजी जो सामने आई है उसमें गंदगी है बहुत ज्यादा, वहां पर सुविधाओं की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसा अक्सर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर देखा जाता है। तो क्या इसमें किन किन चीजों की कमी के बारे में इशारा किया गया है? देखिए, आरोप जो लगा है वो फिलहाल जो अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों ने जो भी शिकायत की है कि सभी को दवाइयां बाहर से लाने के लिए कहा गया है। ऐसे बहुत से लोग सामने उभर कर आए हुए हैं। साथ ही खुद अस्पताल प्रशासन ने माना है कि 550 550 के करीब की क्षमता है मरीजों की, लेकिन 1000 के ऊपर मरीज आते हैं और हम मरीजों को देखते हैं, मना नहीं करते हैं। और जो नज़ारा हमने देखा है, एक बेड पे 2 3 3 और नीचे भी जमीन पे जो अस्पताल में आज जो हमने एनडीटीवी में जो भी दिखाया, आपने देखा होगा कि पूजा की रिपोर्ट सीधे ग्राउंड रिपोर्ट थी, उसमें जिस तरह से दिखाया गया और गंदगी भी है, मतलब एक तरह से पूरी की पूरी अव्यवस्था वहाँ पे जिस तरह की थी, दुर्व्यवस्था जिसे कहा जाता है। तो इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही जो मंतव्य है आज के हाईकोर्ट का, और इसी को आधार पर मानते हुए उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और आदेश दिया है कि कल इस पे अर्जेंट सुनवाई हो और राज्य सरकार की तरफ से कोई और नहीं बल्कि खुद एडवोकेट जनरल आए और वो आकर बताएं कि क्या क्या हुआ है, क्या हकीकत है। और अगर कहीं पाया गया कि इसमें दवाओं की कमी की वजह से इतनी मौतें हुई हैं या फिर जो है कि जो डॉक्टरों की कमी से हुई है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरह से उन्होंने संकेत दिया है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरे राज्य की, उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। उसमें किसी तरह भी कोई आनाकानी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी, एनडीटीवी की खबर का ये बड़ा असर है, ये एनडीटीवी की खबर का इम्पैक्ट है जो अभी इस पे हाई कोर्ट ने एक सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अस्पताल में मौतों को गंभीरता से लिया हाई कोर्ट ने और इसमें ये कहा है कि कर्मचारियों और दवाओं की जो कमी है वो बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में कल से सुनवाई शुरू होगी। धन्यवाद आपका सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब बात एशियन गेम्स की, जहां पर भारत ने अपनी मेडल टैली में और इजाफा किया है और रिकॉर्ड बनाया है अपने पिछले मेडल टैली के मुकाबले। एशियन गेम्स में भारत ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74 मेडल अब तक हासिल कर लिए हैं। 2018 में जकार्ता में भारत ने 70 मेडल जीते थे। अब तक भारत का यह सर्वाधिक स्कोर था। अब चीन में यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने 16 गोल्ड समेत 74 मेडल जीते हैं, जिनमें 27 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज है और 16 गोल्ड मेडल है। पदकों की ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, कई स्पर्धाएं बाकी हैं। भारत को अभी और पदकों की उम्मीद है। बॉक्सिंग में, जैवलिन थ्रो में, तीरंदाजी में, कबड्डी और क्रिकेट में भारत पदकों का प्रबल दावेदार है। नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट इस समय चल रहा है। खेल प्रेमियों के मन में ये सवाल है कि क्या इस बार 100 पदकों का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने इस दफा गोल्ड जीता है, ऐसे खिलाड़ी जैसे अनु रानी जिन्होंने जैवलिन में जीता, पारुल चौधरी जिन्होंने दौड़ में गोल्ड हासिल किया है, ऐसे लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। देखिए ये रिपोर्ट। पदकों की झड़ी लगा दी है एशियन हांगझो में और 70 से ज़्यादा मेडल जीते हैं, रिकॉर्ड मेडल जीते हैं और इसमें एक गोल्ड मेडल, 16 गोल्ड अब तक हुए हैं और 71 मेडल। इसमें जो एक बेहद खास है, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल है, वो अनु रानी का है। अनु रानी सीधे हांगझो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनु, एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद बेहद शुक्रिया। और कल रात देर आपका डोपिंग टेस्ट और ये सब चलता रहा। अनु, हिस्ट्री क्रिएट करना और ओलंपिक चैंपियन को बीट करना, चाइनीज़ जो ओलंपिक चैंपियन है, कितनी बड़ी बात है आपके लिए? क्योंकि आपके पास हमेशा सिल्वर ब्रॉन्ज आ रहा था, ये बहुत बड़ा जो पहला है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे गोल्ड है। जी सर, थैंक यू सो मच। और सर काफी टाइम से मतलब मैं स्ट्रगल कर रही थी। इस साल तो मेरा मतलब मैं कंटिन्यू मेहनत कर रही थी, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसे होता है, कुछ फेस ऐसे आते हैं लाइफ में कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो हाँ, मेरे को बस मन में यही था कि मुझे मतलब हार नहीं माननी है और लास्ट तक लगे रहना है। तो जैसे कि इसमें ओलंपिक चैंपियन भी थी, तो काफी मतलब प्राउड फील होता है। अनुसार कंपटीशन करते हैं और मैं रेस्पेक्ट भी करती हूँ कि ओलंपिक चैंपियन है। हाँ, तो सबने अपना 100% दिया और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा ये अभी तक का मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, जो मुझे अभी आगे जो ओलंपिक्स है उसमें मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ये मेडल। जो आखिरी 50 मीटर है, जहाँ पे आपने जापानीज खिलाड़ी जो है रिरिका, उनको परास्त किया, लगा ही नहीं कि आपको लगा कि फिर से नई स्टार्ट ले रही है। कमाल की रेस थी। वो जरा एक्सप्लेन करें अगर दर्शक जानना चाहें कि कैसे वो लास्ट में आपने जो 50 मीटर कवर किया। मतलब कि मुझे था कि मैं लास्ट मतलब कर जाऊंगी, लेकिन वो लड़की भी टाइट हो गई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज तो मैं है ना देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकती हूँ। तो मतलब मुझे अंदर से ही था कि मैं लास्ट में तो कवर करूंगी ही करूंगी। लास्ट में 10 मीटर पे भी मतलब मुझे पूरा ये करना था कि हाँ, मुझे बस देश के लिए जीतना है मेडल। मेरे माइंड में यही था। बिल्कुल, 4 मेडल जीते हैं बच्चे, बहुत स्वागत है। और क्या फीलिंग्स है? सबसे पहले तो आप तो लगातार 4 मेडल जीतना, जसपाल राणा के रिकॉर्ड की बराबरी करना। थैंक यू सर। और काफ़ी फीलिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खुशी का माहौल है सब मेडल जगह। उठा के आप दिखा दीजिए को, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बोला कि मेडल। तो ये जो 4 मेडल हैं इनके पास, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर कहीं छिपा हुआ है, एक ब्रॉन्ज रखा है, अभी 3 ही है। हाँ जी सर। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? टोक्यो भी आप गए थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा मेडल जीतना, इसकी उम्मीद करके तो नहीं गए होंगे? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे कि हम जितने भी कंपटीशन खेलते हैं उसमें हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जैसे टोक्यो से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और उसी से अच्छा सीख के हमने खुद में इम्प्रूवमेंट किया काफ़ी। और ये मेरा जो पहला एशियन गेम्स कंपटीशन था और जिसमें मैंने 4 पदक जीते, मतलब इतने काफ़ी मैंने इस कंपटीशन के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया था। और काफ़ी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हुए देखते हैं। तो सर, और ईशा सिंह और ऐश्वर्या तोमर, ये दोनों मिला के 8 मेडल हैं, टीम के साथ भी है इनके मेडल्स, ऐसा नहीं इंडिविजुअल की बात। तो 8 मेडल जीतना। ईशा, मैं आपको जब 12-13 साल की थी तब आप नेशनल चैंपियन बन गई, आपने वर्ल्ड नंबर 1 को बीट किया और उसके बाद मनु भाकर को बीट किया। इतने बहुत बड़े नाम हैं ये। 13 साल से यहाँ तक आने में आपको प्रेशर हैंडल तो करना आ गया।
आई फील प्रेशर हैंडल करना मतलब आई फील वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है उसके पीछे। जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो उससे पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। हमारे दर्शकों को अगर आप मेडल दिखा सकें, खासकर वो जो सोने का है, बड़ा रेयर मेडल, और ये 8 मेडल हमारे स्टूडियो में है। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए बेहद खास है। चैंपियन बनने के बाद ये सबसे पहले एनडीटीवी के स्टूडियो हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया और बहुत स्वागत है। या इक्वेस्ट्रियन में जो मेडल है, इसको बहुत स्पेशल, बहुत डिफिकल्ट माना जा रहा है, इसलिए भी कि आपने पाकिस्तान को फाइनल में हराया। पाकिस्तान मतलब दुनिया की टॉप 2-3 टीम्स में आती है। हाँ, देखिए, आपने जैसे कहा कि कोई भी मेडल को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सारे मेडल बहुत ही कीमती है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है कोई भी मेडल जीतने के लिए। हमें बस खुशी है कि हम आज इंडिया और भारत के लिए एक गोल्ड मेडल ला पाए हैं, और हमारी जो मेहनत हमने की है वो आज सफल हुई। ऑब्वियसली फाइनल में पाकिस्तान को हराना बड़ी बात है, क्योंकि उनका टीम भी बहुत ही तगड़ा था इस बार। पूरे हफ्ते उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमें पता था कि बहुत ही बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आज जीतने के लिए, और हम जस्ट खुश हैं कि हम आज वो एफर्ट दे पाए और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए। क्या होता है कि एक एथलीट को परफॉर्म करने के लिए हर चीज की जरूरत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बिकॉज वी कांट, हम हर एथलीट का पर्सनल रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, हमें पूरी टीम के बारे में भी सोचना होता है। ये अपने आप में काफी बड़ी जीत है हमारे लिए। आई थिंक तो सारी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारे जितने भी बैरियर्स थे, वो सब वर्थ इट है। स्पोर्ट को मच ज्यादा सपोर्ट मिलती है सभी एंटिटीज से और गवर्नमेंट से। अभी आई होप कि ये मेडल लाने के बाद हमारा भी सपोर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। ये जो हमने मेडल जीता, हम सब ने टीम गोल्ड जो जीता, ओलंपिक्स इज द हाईएस्ट लेवल। आई थिंक इंडिया is good enough to compete there, and we will see how the journey goes. I would like to say that records are meant to be broken, and our team was strong and we all believed in each other and we just focused on our process. And जब हम लोग बाहर आए और हमने देखा कि हमारा गोल्ड आया और इसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। तो एनडीटीवी के स्टूडियो में इन विजेताओं में से कुछ विजेताओं से आपने देखी ये खास बातचीत, और गोल्ड मेडल जो जीते हैं वो यहाँ पे आए, और भारत का ये बेस्ट एशिया रहा है जहाँ भारत ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए ही होते हैं और टूटने भी चाहिए, और इसलिए उम्मीद है कि अब जो 74 मेडल की टैली है हमारी वो और आगे बढ़ेगी। 16 इसमें गोल्ड है। हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत खास मेहमान कृष्णा पूनिया, कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता। आपका बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए कृष्णा पूनिया जी। भारत का बेस्ट एशिया रहा है और बहुत हमने कमाल किया है। कहा जा रहा है कि हम, आपको क्या उम्मीद है अब, और कितने मेडल आ जाएंगे? 74 पे पहुंचे हैं हम, उम्मीद 75 तो होगा ही, और गोल्ड भी बढ़ सकता है, मिल सकता है। और किन गेमों से आपको उम्मीद है? और नगमा जी, मैं कह सकती हूँ कि हमारे देशवासियों को और सभी मेडल विनर को बहुत बहुत बधाई, और निश्चित तौर पर हम और आशा कर सकते हैं। और जितने भी एथलीट्स की, विमल जी ने जो रिपोर्ट ली में अपना उनका जो व्यूज दिए हैं, मैं एक एथलीट होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक यंगस्टर अच्छी एक छोटी एज में जिन बच्चों ने ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एथलीट जॉब के लिए स्पोर्ट्स को शुरू करता था, मेडल की इतना सोचता नहीं था, और मेडल तक पहुंचते पहुंचते एक एज भी वो क्रॉस करने लग जाता था। अब वो सब बाधाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बच्चों के मन में रहता है कि वो मेडल जीते, और जो एशियाड में परफॉर्मेंस इंडिया की रही है वो मैं कह सकती हूँ कि आने वाले ओलंपिक में उसका जो रिजल्ट है वो और अच्छा रहेगा। एक इंटरनेशनल कंपटीशन एशियाड जैसे लेवल में जब कोई एथलीट फर्स्ट टाइम कोई गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, कोई ब्रॉन्ज लेकर आ रहा है, कोई सिल्वर लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन का काम करता है ओलंपिक के लिए, और उसका जो थिंकिंग लेवल है वो मेडल टैली में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वहां तक तो मैं कर ही सकता हूँ, तो उससे आगे बढ़ने के लिए उन्हें इजी रहेगा। और जैसा आप कह रही हैं कि और गोल्ड की भी हमें आशा है, निश्चित तौर पर, जिसमें से सबसे टॉप पर मैं नीरज कह सकती हूँ, हमें आशा है। नगमा जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी जी, जिनका अभी इवेंट चल ही रहा है, नीरज चोपड़ा का, जिनका इवेंट चल ही रहा है, नतीजा आना है, तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे। और आप कुछ कहना चाह रही थी? और इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे एथलीट के सामने सबसे बड़ा जो दबाव रहता है
क्योंकि हमारे भारत में स्पोर्ट्स को उतना समझा नहीं जाता कि स्पोर्ट्स क्या है, उसकी अचीवमेंट लेवल क्या है। हम सीधा और सीधा तौर पे सोचते हैं कि मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल होना चाहिए। बच्चा यहाँ से जी। परफॉर्म करके जा रहा है और एशियन गेम में भी वो अगर जा रहा है तो वो एक स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करके जा रहा है, और उस स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के बाद एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हुए अगर वो और बेहतर प्रदर्शन करता है तो वो अपने आप में मैं एक मेडल मानती हूँ, क्योंकि एथलीट को आगे बढ़ने के लिए वो अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे ऑल ओवर अगर मैं रिजल्ट देखती हूँ तो हमारे एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो ग्रेट है। और इसका श्रेय आप किस चीज को देती हैं? जाहिर है कि एक समय होता है कि उस पे काफी दिनों से इस पर मेहनत की गई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ होगा, इकोसिस्टम जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है, फैसिलिटीज जो मिलती हैं, प्रोत्साहन मिला है, ये तमाम चीजें हुई हैं पिछले एक दशक में लगभग। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने नगमा जी। क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जब तक बच्चों को मोटिवेशन ना मिले, जब तक उनको सपना ना दिखे कि हम क्या करें। मैं अगर पीछे दशक से अगर बात की जाए उसे देखती हूँ तो 2010 कॉमनवेल्थ को देखती हूँ। एक बड़ा खेल महाकुंभ हमारे भारत में हुआ, और भारत में होने से पेरेंट्स को समझ में आया कि खेल क्या है और खेलों की अहमियत क्या है। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के जो यंगस्टर थे उन्होंने खेलों में अपनी इच्छा जताई, और पेरेंट्स ने भी उन्हें प्रोत्साहन किया और समर्थन किया, और जिससे क्या हुआ कि हमारा पार्टिसिपेशन लेवल है इंडिया में बढ़ा। और इंडिया में जब कंपटीशन हमारा लेवल बढ़ा तो उसका रिजल्ट हमें गेम में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका श्रेय मैं एक कॉमनवेल्थ गेम, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम को तो देती ही रहती हूँ, साथ में जो टॉप स्कीम है उसको भी देना चाहूंगी। और जिसमें हमारा मैं ये कहूंगी कि जिंदल ग्रुप ने जिस तरीके से JSW के नाम से जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके सेंटर पे भी मेरा विजिट करना हुआ था, एक शानदार सेंटर, इंडिया में एक बेस्ट सेंटर मैं कह सकती हूँ ट्रेनिंग पर्पज से और ऑल ओवर एक एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए। तो इस तरीके से जो है ये रीजन, काफी रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, और इजीली हम कंपटीशन बाहर देश में भी कर पा रहे हैं, इंडिया में भी अच्छा कंपटीशन है, तो ये रीजन रहे। काफी मौके भारत में भी मिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, सुविधाएं बेहतर हुई हैं। कृष्णा पूनिया जी हमारे साथ आप जुड़ी रहें। हो सकता है कि नीरज चोपड़ा का जो रिजल्ट है वो पता चल जाए थोड़ी ही देर में। अब एक ब्रेक लेते हैं समय हम 5 की बात में और लौटेंगे एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की इस कहानी पे। तो एशियन गेम्स से लगातार भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। कृष्णा पूनिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस समय जो खबर है, भारत की जो कुल मेडल टैली है वो 77 हो गई है, यानी कि जो पिछला रिकॉर्ड था उससे कहीं ऊपर। कुछ देर पहले हमें पता था कि 74 है, तो 77 हो गई है ये मेडल टैली कृष्णा पूनिया जी। और इसके लिए जो लगातार कई सालों में काम हुआ है, सुधार हुआ है, वो तमाम चीज़ें इसमें काम आ रही हैं। कई ऐसे गेम्स भी हमने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन उनमें भी मेडल्स जीते हैं हमने। पहले भी जीते थे, वुशु जैसे गेम भी है, पर अब इस बार सिल्वर मिला उसमें। और आप देखिए कि महिलाओं का प्रदर्शन खास तौर पे काफ़ी अच्छा रहा है इस दफ़ा, जो टीम इवेंट्स हैं उसमें भी, इंडिविजुअल इवेंट्स में भी। जी नगमा जी, मैं एक बात तो कहना चाहूंगी आपको। महिलाएं जिस मैदान में आ जाती हैं उसमें अपनी बाजी निश्चित तौर पे वो मारती हैं। आप देखती हैं कि पहले पार्टिसिपेशन लेवल महिलाओं का कम था, और पार्टिसिपेशन लेवल अगर महिलाओं का बढ़ता है तो उसमें जो महिलाओं की एक खासियत है वो मेहनत कश बहुत होती हैं, सहनशील होती हैं। तो यही रीजन है कि वो हार जल्दी नहीं मानती हैं, डेडिकेशन से, ईमानदारी से जो मेहनत करती हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है बचपन से ही उसे सिखाना शुरू कर देता है, जितना हम अनुशासन में हमारी बेटियों को रखते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से आप किसी भी फील्ड में जाएंगी। और अब खेल के मैदान की बात की जाए तो खेल के मैदान को भी फतेह करने का काम किया है। काफी यंगस्टर हमारे बीच में आए हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं
कि जैसे हमारे जो लॉन्ग जंपर है एनसी सोजन, एक यंगस्टर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता है। हरमिलन बेंस जिनकी मदर भी एशियन गेम मेडलिस्ट रही है और 2 गेम 800 मीटर 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीतने वाली यंगस्टर एथलीट रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए ज्योति की, या हमारे जो शूटर्स हैं या हॉर्स राइडिंग में है हमारे एथलीट, तो है ही है। और एक सरप्राइजिंग हमारी महिलाओं के लिए एक और न्यूज जो है वो सीमा अंतिल के लिए मैं कह सकती हूँ, वो मेरी साथी रही है, हमने एक साथ पार्टिसिपेट करते रहे। और मैं खेल की दुनिया को अलविदा कहते हुए दूसरे रास्ते पे चली, लेकिन सीमा ने अभी तक 40 की एज में और लगभग 58-62 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतना, ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक थ्रोवर के तौर पे एक ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जैसे अनु रानी की बात आई थी, अनु ने कह रही थी कि मैं काफी लंबे से संघर्ष कर रही थी, और ऐसे टाइम में क्या होता है कि लड़कियों पे ज्यादा दबाव रहता है, अब शादी कर लो, अब अपना घर परिवार देखो और देखो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती रही और आज गोल्ड मेडल की वो की साथ वो आज खड़ी है। पारुल चौधरी को देखा जाए, एक ऐसा गेम जिसमें स्टेबल एज की बात हो, बाधा दौड़ हो, और उसने एक ये ग्रेट अचीवमेंट के साथ वो खड़ी है। तो इसी तरीके से हमारे शूटर्स हैं, और बैडमिंटन की बात की जाए या अदर गेम्स की, तो एथलीट्स, महिला एथलीटों ने हमेशा अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। जहाँ पर इरादा कर लें और जहाँ पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है, वहाँ पर एक के बाद एक वो फिर आगे बढ़ती ही रहती हैं। एक और ब्रेक ले रहे हैं कृष्णा जी हम इस समय, और लौटते हैं इस पर फिर। और इस वक्त ये खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाला मामले में। उनसे पूछताछ हो रही थी। आज सुबह ही उनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी और शराब घोटाले में पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबर आ रही है। इस शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची सुबह, और संजय सिंह के जो 2 करीबी हैं उनके घर भी पहले ही रेड हो चुकी है। अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर भी रेड कर चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, और इस समय ये खबर आई है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस पर जानकारी आगे। गिरफ्तारी हो गई है, किन मामलों में गिरफ्तारी की गई है उनको? ये शराब घोटाले में पूछताछ चल रही थी, तो अब क्या किस धारा के तहत गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ईडी सोर्सेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी आबकारी पॉलिसी को लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था ईडी ने, उसी मामले में हुई है। आज सुबह ही ईडी की टीम करीब 7 बजे संजय सिंह के सरकारी आवास पहुंच गई थी, और तब से लगातार उनके घर में तलाशी चल रही है। उनके परिवार के लोगों से और उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी, और पूछताछ के बाद ईडी के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर जो एलिगेशन है, वो सबसे बड़ा एलिगेशन यही है कि जो इस केस में एक आरोपी था दिनेश अरोड़ा, जो कि अब ईडी का सरकारी गवाह बन गया है। दिनेश अरोड़ा के बयान में संजय सिंह का नाम आया था। दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में कहा था कि उसकी जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जो उसकी मुलाकात थी, वो संजय सिंह ने ही कराई थी। दरअसल संजय सिंह कनॉट प्लेस के अनप्लग कैफे बार में गए थे, और वहां पर संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। उसके बाद जो अमित अरोड़ा इस केस में आरोपी है, वो भी संजय सिंह के थ्रू डिप्टी सीएम से मिला, और एलिगेशन ये है कि दिनेश अरोड़ा से और अमित अरोड़ा से और जो बाकी शराब कारोबारी हैं, उनसे 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के लिए इकट्ठा किया गया। इसके अलावा जो अमित अरोड़ा है, उसकी एक शराब की कंपनी है सार्थक फ्लैक्स नाम से, उसका एक रिटेल शॉप था। उस शॉप को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट कराने का काम भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया था, और ये भी संजय सिंह के कहने पर किया था। तो चार्जशीट में उनका नाम कई बार था, और ये एलिगेशन था कि इस केस में जो आरोपी हैं, उनकी मुलाकात, खासतौर से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कई बार संजय सिंह ने कराई थी। और एक बार संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को अपने साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर ले गए थे, और वहां पर भी मुलाकात हुई थी। तो कई बार उनका चार्जशीट में नाम सामने आया था,
और जो अप्रूवर बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, उनके बयान में उनका नाम है। हालांकि वो इस केस में शुरुआत में आरोपी नहीं थे, क्योंकि जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था उस केस में संजय सिंह आरोपी नहीं थे। लेकिन जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है और जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, उन दोनों चार्जशीटों में जो आरोपियों के बयान है या जो गवाहों के बयान है, उनमें संजय सिंह का नाम आया था और उसको लेकर कई बार उनसे पहले पूछताछ हुई थी। लेकिन जो आज की पूछताछ थी, कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब ईडी उनको अपने दफ्तर ले जाएगी और फिर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी उनकी फर्दर रिमांड मांग करेगी ताकि आगे की पूछताछ कर सके। जी, कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर आगे की पूछताछ उसके बाद होगी और अभी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ले जाए गए हैं। हमारे साथ शरद शर्मा भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। तो शरद, ये आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है वो बढ़ती ही जा रही है। पहले इस मामले में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। पहले संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन चूंकि दिनेश अरोड़ा जो ईडी के गवाह बन गए, उन्होंने नाम लिया और संजय सिंह के कहने पर ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी करवाई गई इनकी, दिनेश अरोड़ा की। सीबीआई की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। अब गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे की पूछताछ ईडी के दफ्तर में होगी। एक मुश्किल समय है आम आदमी पार्टी के लिए। अभी मैं संजय सिंह के घर पर ही मौजूद हूं। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर बाहर नहीं निकली है। ये देखिए, ये संजय सिंह का घर है और आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स संजय सिंह के घर के बाहर फिलहाल अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक बड़ा स्तंभ है, इसलिए सुबह से ही, जब से ये खबर आई थी कि संजय सिंह के घर पे ईडी की टीम पहुंची है, तभी से ही कार्यकर्ता और नेता यहां पर जुटना शुरू हो गए थे। और जैसे ही अब ये खबर आई कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद में पार्टी के जो वॉलंटियर्स, जो नेता सुबह से यहाँ शांत माहौल में बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब ईडी की टीम निकले और कब वो अपने नेता के साथ मुलाकात करें, वो अब जो है प्रदर्शन के मोड में आ गए हैं। फिलहाल अभी इंतजार नगमा इस बात का हो रहा है कि कब संजय सिंह इस घर से ईडी की टीम लेकर निकलेगी। चर्चा ये चल रही है कि आगे के रास्ते से उनको लेकर निकला जाएगा या फिर पीछे के रास्ते से। दोनों ही तरफ जो है सुरक्षा बल जो हैं उनको तैनात किया गया है। हमने आपको आगे का रास्ता दिखा दिया कि आगे क्या स्थिति है। ये देखिए, घर का पीछे का जो दरवाजा है संजय सिंह का, यहाँ पर भी जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि अगर आगे से संजय सिंह को, आगे के रास्ते से संजय सिंह को इस घर से, उनके सरकारी आवास से निकाल कर ले जाना संभव ना हुआ किसी परिस्थिति में, तो फिर संजय सिंह को इस पीछे के रास्ते से भी निकाला जा सकता है। जहां तक बात है कि आरोप क्या हैं और मुश्किल आम आदमी पार्टी की बढ़ गई हैं, जाहिर तौर पर मुश्किल आम आदमी पार्टी की बढ़ी हैं, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की राजनीति में वो नाम हैं जो न सिर्फ पार्टी को कैसे संगठन के स्तर पर मजबूत करना है, बल्कि दूसरी पार्टियों के साथ में कैसे तालमेल बनाना है। ये जो इंडिया ब्लॉक बना है, इसमें और आम आदमी पार्टी के बीच में दूरियां कम करने का काम या तालमेल बनाने का काम संजय सिंह ने किया था। तो अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इंडिया ब्लॉक क्या परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, ये चर्चा चल रही है। तो इस बीच में संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। ये बताना जरूरी है कि जो आरोप इसमें लगे हैं कि ईडी की चार्जशीट में नाम है, तो रेफरेंस के तौर पर संजय सिंह का नाम है और संभव है कि उसी रेफरेंस को पुख्ता करने के लिए ईडी की टीम आज आई और संभव है कि उनको कुछ सबूत मिले हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हों, कुछ उन्होंने पूछताछ की हो जिसमें बयान हुए हों, जिससे ये एस्टेब्लिश होता हो कि पॉलिसी मामले में, एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह का कोई रोल था। क्योंकि अभी तक जो चार्जशीट में कहा जा रहा है वो ये तो कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा, जो कि आरोपी है, जो कि सरकारी गवाह बन गया है, उसने ही मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलवाया। लेकिन मिलवाना कोई गलत बात नहीं है। बात तब है जब इसमें कुछ क्रिमिनलिटी निकल के आएगी या ये निकल के आएगा कि कुछ गड़बड़ करने के लिए मुलाकात हुई थी या इस पॉलिसी में कुछ छेड़छाड़ करने के लिए ये मुलाकात हुई थी या उस गड़बड़ करने में ये लोग शामिल थे। तो माना जाता है कि कुछ मिला होगा ईडी को
इस वजह से ही बहुत कम उम्मीद थी, क्योंकि आज रेड भी नहीं थी, सर्च थी, और सर्च के दौरान आमतौर पर इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी हो रही है तो अब ये संभव है कि आज रात जब गिरफ्तारी हो जाएगी या कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ खासतौर से क्या सबूत है। क्योंकि खासतौर से मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो ना तो आरोपी हैं, ना ही सरकारी पद पर हैं, वो सांसद हैं लेकिन दिल्ली सरकार में शामिल नहीं है, पॉलिसी लेवल पे वो शामिल ना तो थे और ना ही अभी तक उनका रोल निकला था। क्या रोल है ये ईडी जो है अब जो आगे गिरफ्तार करके पेश करेगी तो बताएगी। नगमा, ये महत्वपूर्ण बात बताई है आपने कि संजय सिंह सरकार में नहीं है, संजय सिंह का नाम पहले नहीं था, संजय सिंह एक सांसद हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम आ रहा है सीबीआई की चार्जशीट में, ईडी की चार्जशीट में। आरोप है कि दिनेश अरोड़ा को मिलवाया था उन्होंने मनीष सिसोदिया से, जैसा मुकेश अभी बता रहे थे कि 82 लाख रुपए के जो फंड ट्रांसफर की बात है आम आदमी पार्टी फंड के लिए, उसमें उनके शामिल होने की बात है। सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, शरद जो है संजय सिंह के बाहर वाले गेट पे हैं और हम पीछे वाले गेट पे हैं। कोई संभावना है कि किसी भी गेट से संजय सिंह को ले जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पीछे वाले गेट में भी काफ़ी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और आप देखेंगे जिस रास्ते से निकाल के जाना है, जहां से गाड़ी जाएगी, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है टकराव तो नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ देखेंगे धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे लग रहा है कि संजय सिंह निकलने वाले हैं, यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए इसके जो है टेक्निकल पहलू तो शरद ने समझा है, हम जरा एक राजनीतिक पक्ष समझाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे जो सिपा सलाहकार समझिए, उसमें सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में, और संजय सिंह सबसे बड़ी आवाज कह लीजिए आम आदमी पार्टी के लिए। जब ये मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ तब भी प्रदर्शन में सबसे आगे संजय सिंह रहे। आप चाहे कोई भी बड़ा मसला हो देश में, विपक्ष की अनूठी आवाज़, संजय सिंह की आवाज़ काफ़ी बुलंद रहती है। जब उनको पिछले सत्र में लोकसभा के संसद के सत्र में जब उनको सस्पेंड किया गया तो वो गद्दा लगा करके पूरे सत्र बाहर सोए, वहीं प्रदर्शन करते रहे। आपको याद होगा सोनिया गांधी भी जाकर के उनसे मिली थी। तो ऐसे में इसकी संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है कि संजय सिंह अगर अरेस्ट होते हैं और लंबे वक्त तक जाएंगे तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति जमीन पर थोड़ी कमजोर होगी। उनके पास एक जो मजबूत आवाज है जो उठ रही थी मनीष सिसोदिया के लिए, सतेंद्र जैन के लिए, विजय नायर के लिए, वो आवाज भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी संजय सिंह के जेल ईडी के गिरफ्तार होने के बाद में। अब जैसे कि शरद ने बताया कि जो 82 लाख रुपए जो इकट्ठे भी किए थे वो एक मीटिंग जो है दिनेश अरोड़ा ने करवाई थी मनीष सिसोदिया के साथ। संजय सिंह मनीष सिसोदिया थे, दिनेश अरोड़ा ने चुनाव से ठीक पहले कुछ रेस्टोरेंट मालिकों की एक मीटिंग कराई थी कनॉट प्लेस में, जिसमें मनीष सिसोदिया आए थे और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर सरकार बदलेगी तो एक नई लिकर पॉलिसी लेकर के आएंगे। जैसे कि दस्तावेजों में दिनेश अरोड़ा का बयान है, हम वो बता रहे हैं। तो अब दिनेश अरोड़ा बन गए सरकारी वकील, सरकारी गवाह माफ कीजिएगा, और दिनेश अरोड़ा के बयानों पर जितने भी, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हो, चाहे समीर पिल्लई हो, इन सबकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें दिनेश अरोड़ा का बयान है, उनका सरकारी गवाह बन जाना एक बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि जब दिनेश अरोड़ा को बेल मिली इस पूरे मामले में तो उस बेल को अपोज नहीं किया सीबीआई ने और ना ही ईडी ने। तो अब देखना होगा कि कैसे आगे निकल करके आते हैं, क्या साक्ष्य मिल गए, जो 82 लाख इकट्ठे हुए पार्टी फंड में गए इलेक्शन के पहले, क्या मनी ट्रेल मिल गई, कौन से दस्तावेज मिल गए, क्योंकि संजय सिंह के 3 सहयोगियों को मई महीने में ईडी उनके घर पर रेड कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है, सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक। तो अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन हाँ राजनीतिक तौर पर संजय सिंह का गिरफ्तार हो जाना एक बड़ा संकेत है। और अरविंद केजरीवाल के समझ लीजिए 3 सबसे आगे के सेनापति समझ लीजिए, चाहे मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और संजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद तीनों जो हैं वो बिहाइंड द बार्स यानी जेल के पीछे होंगे। अरविंद केजरीवाल को फिर अब लगता है कि जो फ्रंट पे ही रहते हैं और वो फ्रंट पे ही आना पड़ेगा। तो राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा संदेश या बड़ी घटना कह लीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नहीं, इंडिया की भी जो समूचा विपक्ष है उसकी भी एक बड़ी आवाज है संजय सिंह। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक ऐसे समय में खास करके जैसा शरद भी बता रहे थे कि संजय सिंह जिनका एक रोल रहा है अलग अलग दलों से कोऑर्डिनेशन में भी, उनकी जो गिरफ्तारी अभी हुई है और आगे जो भी साक्ष्य मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ, वो एक झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। संजय सिंह जो है वो सरकार में नहीं है, संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी से और अब उनके खिलाफ भी
चार्जशीट दायर की गई है। सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम है। ईडी की चार्जशीट में 82 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर हुआ है। वो उसके बारे में जानकारियां ज्यादा सामने आएंगी। सौरभ और शरद दोनों वहां पे मौजूद हैं संजय सिंह के घर पे। धन्यवाद आप दोनों का।